हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है, देखिएगा, आज है 15 मई और आज की वीडियो में हम 15 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी उन सभी पर चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं 15 मई की करंट अफेयर्स। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूं। पीडीएफ के लिए आपको फेसबुक, टेलीग्राम या व्हाट्सएप सभी ग्रुप बने हुए हैं। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में बता रखा है कि इन सब के जो लिंक है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं, तो आप लोग वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं, आज है 15 मई और आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन 15 मई का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का जो दिन है ये मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे। आज का जो दिन है ये वर्ल्ड फैमिली डे या विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी घोषणा कब हुई थी। तो 1994 में 1994 में इसकी घोषणा करी गई थी। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। और उसके बाद 1994 में अगर इसकी घोषणा करी है तो ये पहली बार मनाया कब गया है? तो ये अगले वर्ष 1995 से ये प्रति वर्ष फिर मनाया जाने लगा। तो ये बात आप लोग पहली बात समझ लीजिएगा। दूसरी बात, जैसा कि नाम से ही है कि वर्ल्ड फैमिली डे, विश्व परिवार दिवस है, तो इसका उद्देश्य भी सिंपल सा यही होगा, परिवार से संबंधित, मतलब कि परिवार का जो महत्व है, परिवार का जो फैमिली का जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। परिवार के इंपॉर्टेंस के प्रति, महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारी जानकारी हमने पढ़ी है इस पहले आज के दिवस से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे एक एक पढ़ेंगे। अब हम करंट अफेयर्स देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक हुई है। क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी आजकल बैठकें हो रही है, सम्मेलन हो रही है, कोरोना वायरस के कारण सारे के सारे कैसे आयोजित किए जा रहे हैं? वर्चुअल रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये जो वर्चुअल बैठक हुई है इसका आयोजन हुआ है, लेकिन इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। इस ब्रिक्स की जो बैठक हुई है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन लिखा है अपूर्व चंद्र, यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो इसका आंसर सही होगा। यानी कि अपूर्व चंद्र जो है उन्होंने अब इसमें भारत की अध्यक्षता करी है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दूसरी बात देखिएगा, राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह जो है वो देश के कौन है? देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अमित शाह कौन है? अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। और अगर शक्तिकांत दास की बात करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शक्तिकांत दास कौन है? वे भारत देश के आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर, 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने ऑप्शन से यहां से चर्चा करी है। उसके बाद प्रश्न की जानकारियां देख लीजिएगा। देखिए इस प्रश्न की तरफ हम जैसे ही चलते हैं तो दो प्रश्न बनते हैं, एक नहीं प्रश्न बनते हैं दो। पहली बात तो ये कि जो ब्रिक्स की बैठक हुई है, इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने करी है? अगर आपसे पूछा जाए देश के बारे में कि कौन सा ऐसा देश है जिसने इसकी अध्यक्षता करी है, तो कौन सा देश है? भारत देश है। भारत देश ने अध्यक्षता करी है। साथ में अगर आपसे कहा जाए कौन व्यक्ति था जिसने इसकी अध्यक्षता करी, तो भारत तो देश की बात हुई, लेकिन अगर व्यक्ति की बात करी जाए तो व्यक्ति कौन बने हैं? अपूर्व चंद्र। और अगर आपसे पूछा जाए कि अपूर्व चंद्र कौन है, वे श्रम और रोजगार मंत्रालय के सेक्रेटरी है, सचिव है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कौन है? सचिव है, जिनका नाम है अपूर्व चंद्र। उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। समझ में आई बात? अब इसमें प्रमुख जो मुख्य मुद्दे कौन कौन से थे, तो देखिएगा, सबसे पहले कि जितने भी श्रम बाजार हैं उन सभी का औपचारिकरण करना। दूसरी बात क्या है कि श्रम बल में जो महिलाओं की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना कि वह महिलाएं जो है वे भी इसमें कार्य कर सकेंगी। महिलाओं की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरी बात देखिएगा कि ब्रिक्स देशों के बीच में सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ा के जो ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स में कितने देश है? ब्रिक्स में आते हैं आपके 5 देश। शुरू में 4 थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के पश्चात
अब ब्रिक्स में 5 देश है, सारी बातें हमने करनी है कि सामाजिक सुरक्षा के समझौते जो हैं उनको बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे इसके ब्रिक्स के 5 देश या ब्रिक्स क्या है। देखिएगा ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, जैसे नाम से पता है, नाम से देखिएगा बी से आपका आ गया है ब्राजील, बी से ब्राजील। अगला आता है आर से कौन सा, रूस, रशिया कह सकते हैं इसको। आई से क्या, इंडिया। सी चाइना और एस साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। ये 5 देश है, पहला ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण। ये 5 देश ऐसे हैं जिनसे मिलकर के ब्रिक्स बनता है। उनका जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, वो भी इनमें लगाया हुआ है। अगर हम इसकी बात करें कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी तो 2009 में 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी। लेकिन उस समय इसमें देश कितने थे, मात्र 4 देश थे। 2009 में मात्र 4 देशों के साथ में ब्रिक्स की स्थापना करी गई थी। लेकिन अगले ही वर्ष 2010 में कौन सा देश जुड़ गया था, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जो था वो शामिल हुआ था। तो ब्रिक्स के बारे में पूरी जानकारियां बताई और पूरी जानकारियां मैंने आपको इस प्रश्न से संबंधित बता दी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे देखिएगा कि 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण डिस्पैच का प्राप्तकर्ता देश कौन सा, ऐसा कौन सा देश है जो कि 2020 में सबसे बड़ा डिस्पैच या प्रेषण देश बना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से ऐसा कौन सा देश है जो कि 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण देश बना है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देख लीजिएगा भारत जो देश है वो अब 2020 के आंकड़े सामने आने के पश्चात भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण देश बना है। बात करते हैं इसके बारे में कि ऑप्शन ए अमेरिका। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है वो दूसरे देशों को पैसा भेजने में पहला आया। भारत तो पैसा प्रेषण मतलब मंगाने में आया, भारत तो पैसा मंगाने में आया है, लेकिन भेजने में कौन सा आया, तो भेजने में कौन सा आया है, अमेरिका। भारत मंगवाने में। दूसरे नंबर पे प्रेषण दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बना, चीन। और तीसरे नंबर पे कौन रहा, मैक्सिको। तो ये तो हमने 4 ऑप्शन से बातें पढ़ ली। ये जानकारियां जो हैं ये तो हमने 4 ऑप्शन से पढ़ लिए, लेकिन पूरी जानकारी हम पढ़ेंगे। अब देखिएगा ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, भारत सबसे बड़ा डिस्पैच देश है, सबसे बड़ा प्रेषण देश है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई, तो ये रिपोर्ट जारी करी गई द वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जो है ये जारी करी गई है। उसके बाद में देखिएगा इसकी अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक। और अगर रिपोर्ट का नाम पूछा जाए तो माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है। बात करते हैं 2008 के बाद, वर्ष 2008 के बाद यानी कि पिछले 12-13 सालों से भारत जो है वो सबसे बड़ा प्राप्त करता है डिस्पैचन या प्रेषण देशों में ही गिनती में सबसे ऊपर शीर्ष पर आ रहा है। बात करते हैं 2020 में भारत का कुल प्रेषण कितना रहा, 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो रहा वो ये भारत का 2020 के आंकड़े सामने आए। दूसरी बात करते हैं शीर्ष 5 देश कौन से, सबसे पहले भारत, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे पर मैक्सिको, 4 नंबर पर फिलीपींस और 5 नंबर पर मिस्र देश। 5वें नंबर पर कौन रहा, मिस्र और फिलीपींस, और 4 नंबर पे और मिस्र कौन से पे रहा, 5वें नंबर पे। ये जानकारी मेरी। लेकिन 2020 में सबसे ज्यादा पैसे भेजने वाले देश के बारे में अगर बात करी जाती है तो सबसे पहला भेजने में कौन रहेगा, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका, जिसने 68 बिलियन डॉलर जो है वो विदेशों को भेजे हैं। तो ये जानकारी आपको यहां से। उसके बाद देखिएगा कि भारत ने केवल मंगवाए नहीं है, कुछ भेजे भी हैं। तो कितने भेजे, भारत ने मंगवाए तो है 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लेकिन भेजे कितनी है, 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये सारी जानकारियां थी जो यहां से पढ़ी। लेकिन एक बात देखिएगा, ये रिपोर्ट किसने जारी करी, ये रिपोर्ट जारी करी गई है विश्व बैंक के द्वारा। और अगर विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी करी गई है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहां पे है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है,
जुलाई 1944 में इसका गठन हुआ था। और डेविड मालपास कौन है, इसके अध्यक्ष हैं। समझ में आई ना बात, कि सारी जानकारी अब वर्ल्ड बैंक से भी पढ़ ली, साथ साथ में जितनी भी जानकारियां थी वो हमने इस क्वेश्चन से भी पढ़ ली है। तो इस प्रकार से सारी जानकारी आप लोगों की स्क्रीन पे आती है। प्रश्न नंबर 3 हमारा आगे आता है, देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानव मामलों के समन्वय यानी कि OCHA के प्रमुख कौन बने हैं अब OCHA के प्रमुख चेयरमैन तो कौन बने हैं, अब देखिएगा। तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से बताइएगा कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अब इसके प्रमुख बने हैं। तो 4 ऑप्शन में से देख लीजिएगा कि मार्टिन ग्रिफिथ्स जो हैं वे अब इसके अध्यक्ष बने हैं, प्रमुख बने हैं। अब अगर वो प्रमुख बन गए हैं तो बाकी 3 कौन है? तीनों नाम बड़े हैं, तीनों नाम आपके सामने बड़े हैं, लेकिन बाकी 3 है कौन? तो देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने आता है टेड्रोस एडहेनम। कौन है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। दूसरी बात आंद्रे अजोले जो कि यूनेस्को के प्रमुख हैं। तीसरे आते हैं कि मार्क लोवोक। कौन है? कि मार्क लोवोक वे व्यक्ति हैं जिनके स्थान पर अब मार्टिन ग्रिफिथ्स जो हैं उनकी नियुक्ति करी गई है, यानी कि अब मार्क लोवोक हटे हैं और उनके स्थान पर मार्टिन ग्रिफिथ्स जो हैं वो अब इस पद पर आए हैं। तो ये जानकारियां तो हमें मिली 4 ऑप्शन से। अब देख लीजिएगा कि मार्टिन ग्रिफिथ्स जो है वे कितने वर्षों के लिए बने हैं? आगामी 5 वर्षों के लिए बने। किनका स्थान लिया? अभी मैंने बताया था मार्क लोवोक का स्थान लिया। अब देखिएगा यहां पर आप लोगों के सामने ये टर्म लिखी है OCHA। अब OCHA है क्या? OCHA यानी कि ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। ये तो हुई इसकी OCHA की फुल फॉर्म। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी तो 19 दिसंबर 1991 में, 19 दिसंबर 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो 2 हेडक्वार्टर। पहला ऐसा देखिएगा OCHA के अगर आपसे पूछे जाए कि हेडक्वार्टर मुख्यालय कितने हैं तो कितने हैं? 2 है। पहला कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और दूसरा कहां है? टर्की इस्तांबुल जो कि तुर्की में है। टर्की इस्तांबुल में इसका दूसरा है। पहला न्यूयॉर्क में और दूसरा कहां पे है? टर्की इस्तांबुल में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो कठिन आपात परिस्थितियां होती है वे और साथ साथ में जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया को मजबूत करना, प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए जो मजबूत करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारी जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद आगे प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है कि ICAS की कार्यकारी समिति में शामिल कौन हुई है? कौन है जो कि ICAS की कार्यकारी समिति में शामिल हुई है? 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से देख लीजिएगा कि जो मनीषा कपूर है वो इस प्रश्न का आंसर एकदम सही रहेगा। मनीषा कपूर अब बनी है ICAS की कार्यकारी समिति में, अब वो शामिल हुई है। लेकिन ये 4 कौन है? ये बाकी 3 कौन है? इनके बारे में देखिएगा। किरण मजूमदार शो, बहुत बार आपके प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है। किरण मजूमदार शो के बारे में बहुत बार प्रश्न आते हैं, तो यहां से ध्यान रखिएगा कि वो बायोकॉन के संस्थापक है। दूसरे पे प्रमोद चंद्र मोदी कौन है? वे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कौन है? चेयरमैन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन है कौन? प्रमोद चंद्र मोदी। और तीसरे ऑप्शन पे देखिएगा सोमा मंडल। कौन? सेल की पहली महिला चेयरपर्सन जो है वो कौन है? वो है सोमा मंडल। समझ में आई बात? उसके बाद में थोड़ी जानकारी है इस ऑप्शन से। देखिएगा ICAS की 2 वर्षों के लिए मनीषा कपूर जो है वो कार्यकारी समिति में शामिल करी गई है। उसके बाद में कार्यकारी समिति के 4 वैश्विक उपाध्यक्ष हैं।
4 उपाध्यक्ष है, जिनमें से एक उपाध्यक्ष कौन बनी है? एक उपाध्यक्ष बनी है मनीषा कपूर। कितने दिनों के लिए? आगामी 2 वर्षों के लिए। तो ये जानकारी मिली। अब एक टर्म आपके सामने है कि ICAS। ICAS मतलब इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन जो है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार आपकी फुल फॉर्म से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपने ये तैयारियां भी करके रखनी पड़ेगी साथ साथ में। उसके बाद देखिएगा कि ICAS के अध्यक्ष कौन? ICAS के अध्यक्ष कौन है? गाय पार्कर। गाय पार्कर GUY है, गाय नहीं बल्कि GUY, गाय पार्कर है, ठीक है। उसके बाद में इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो है ब्रुसेल्स कैपिटल, जो कि बेल्जियम में है। और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी, हर एक जानकारी को आपके सामने इस प्रकार से लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आज का पांचवा प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने प्रीपेड भुगतान उपकरण PPI, प्रीपेड भुगतान उपकरण जो है उसको आप प्राधिकार किसे सौंप दिया है? किसे अब PPI का प्रीपेड पेमेंट इन्वेस्टमेंट का या इंस्ट्रूमेंट का प्राधिकार किसे सौंप दिया? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से किसे सौंप दिया गया? तो यहां से जो सौंपा गया है वो किसे सौंपा गया है? इरूट टेक्नोलॉजी है, उसको अब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PPI का प्राधिकार या अधिकार सौंप दिया है। तो यहां से इस प्रश्न का आंसर क्या निकल के आया? इस प्रश्न का आंसर निकल के आया आपके सामने ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन। बाकी जो 3 ऑप्शन बचे उनका क्या? तो उनके बारे में देख लीजिएगा, थोड़ी जानकारी देखिएगा। टीवीएस की स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम इसके अध्यक्ष या MD, या डायरेक्टली इसको मैं कह सकता हूं कि CMD कौन है? तो वेणु श्रीनिवासन जो है वे टीवीएस के CMD है। बात करते हैं फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई? 2007 में। CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। और बात करते हैं वीवो, स्थापना कब हुई? 2009 में। CEO कौन है? तो शेन बी जो है वे वीवो के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। अब हमने प्रश्न तो पढ़ा नहीं है, प्रश्न की जानकारी तो मिली नहीं है। तो देखिएगा इरूट टेक्नोलॉजी, उसको अब ये प्राधिकार सौंप दिया है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ साथ में PPI की फुल फॉर्म क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो PPI की फुल फॉर्म है। अब PPI ऐसे उपकरण है जो ऐसे उपकरणों में संग्रहित मूल्य के विरुद्ध वित्तीय सेवाओं प्रेषण और हर धन जो पेमेंट होते हैं, धन हस्तांतरण सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है। ये बात करी हमने PPI के बारे में। बात करते हैं अब हम, क्योंकि इरूट टेक्नोलॉजी को अधिकार दिया गया है, तो इरूट टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में अगर हम पढ़ें, इसके MD और CEO कौन है? संजीव पांडे। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो नोएडा कहां है? उत्तर प्रदेश में। नोएडा जो है नोएडा यूपी में इसका मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी जानकारी अब प्रश्न के साथ साथ में हमने यहां से पढ़ ली है। उसके बाद 5 प्रश्नों के पश्चात आपको पता है, 5 प्रश्नों के पश्चात हम रखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि किस राज्य ने निर्माण श्रमिक मतलब के जो मजदूर होते हैं, घरों में काम करते हैं, जो मकान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन के काम में कार्य करते हैं जो व्यक्ति, उन सभी को 3,000 रुपए देने की वित्तीय सहायता देने की घोषणा करी है। ये प्रश्न आज आप लोगों के लिए है। उसके बाद में इसका जवाब आप लोगों ने देना है, जिसके बाद हम बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि तमिलनाडु के महाअधिवक्ता कौन बने हैं? तमिलनाडु जो राज्य है इसके महाअधिवक्ता कौन बने? तो आर षणमुख सुंदरम जो है वो इसके वर्तमान में महाअधिवक्ता बने हैं। तो यहां से थोड़ी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी बहुत से आपके जवाब आए जो अगली स्लाइड में भी दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले धीरज दुबे ने लिखा है,
पूरा कमेंट उन्होंने करके बताया कि कहा है कि तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, देखिएगा एक प्रश्न और मिला आपको कि तमिलनाडु के हमने तो महाधिवक्ता मिले, लेकिन आपसे कोई गवर्नर पूछता है, राज्यपाल पूछता है, तो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। उन्होंने वरिष्ठ वकील आर षणमुख सुंदरम को तमिलनाडु राज्य का नया महाअधिवक्ता नियुक्त किया है। यह फैसला एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जो कि मैंने बताया था कि अभी अभी चीफ मिनिस्टर भी बने थे, इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, उनकी पार्टी द्वारा हाल ही में संपन्न तमिलनाडु राज्य के विधानसभा चुनावों में सरकार के गठन के कुछ दिनों के बाद किया है। ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी कि भाई कौन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, ये मैं आपको दे चुका हूं। देखिएगा षणमुख सुंदरम जो है 1977 में एक वकील के रूप में वो नामांकित हुए थे और उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय एस राजगोपाल, एक मुख्य अधिवक्ता और पूर्व सार्वजनिक अभियोजक, मदुरई से आपराधिक कानून में अनुभव प्राप्त किया है। उसके बाद में और भी लिखा है कि एजी आर षणमुख सुंदरम को मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोजक के रूप में भी नियुक्त किया गया और उन्होंने राज्य केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और रेलवे की ओर से चलाए गए केसों का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद में उन्होंने पहले भी मंचों से सरकार का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें MC जैन कमीशन ऑफ इंक्वायरी शामिल है। इस आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर भी एक रिपोर्ट जो थी, वो जांच जो थी वो करी थी। तो पूरी जानकारी आपको इस प्रश्न से, ये जो प्रश्न है जैसे मैं बताता हूं ऐसे ही पूरी जानकारी आपको यहां से एक प्रश्न तो आप लोग अपने लिए तैयार करते हैं। अब इसके बाद भी बहुत से जवाब आए थे, जैसे कि प्रियंका गुप्ता के वरिष्ठ वकील आर षणमुख, वही सारी बातें लिखी हुई जो कि आप लोगों के सामने थी। एक और नाम अमित बघेल, इन्होंने पहले जवाब दिया था। रिया श्रीवास्तव, सारे के सारे जवाब, बिल्कुल सारे के सारे जवाब। एक बात और है कि 1 मई को तमिलनाडु के तात्कालिक एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने तात्कालिक मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी, जिन्होंने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया था, उन्हें इस्तीफा, तो पूरी जानकारी आप लोगों ने इसके लिए भेजी है। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 ये है कि चौथी भारत और स्विट्जरलैंड की कौन सी चौथी वित्तीय वार्ता का आयोजन किया गया? चौथी वित्तीय वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से 4 ऑप्शन में से हम बताएंगे कि भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है वो किसने किया है? ये किया है अजीत सेठ ने। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो ए सही रहेगा, अजीत सेठ सही रहेगा। ठीक है। उसके बाद में क्या बाकी 3 ऑप्शन से क्या है? तो बाकी 3 ऑप्शन में लिखा है डेनिएला स्टोफेल। डेनिएला स्टोफेल कौन है? उन्होंने भाई भारत का तो कर लिया अजीत सेठ ने, लेकिन स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व किया है डेनिएला स्टोफे ने। तो भारत का भी जानने को मिला, साथ में स्विट्जरलैंड का भी जानने को मिला। उसके बाद में ये देखेगा कि गाय परमेलिन कौन है? गाय परमेलिन जो है वे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का नाम है। तो 3-4 प्रश्न यहां से आपको मिलते हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू से एक प्रश्न आपका आएगा कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था तो उस समय जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल बने थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे, जो बाद में कैग बन गए थे, सीएजी कैग भी बन गए थे। और अब वर्तमान में अगर आपसे उपराज्यपाल पूछा जाए तो मनोज सिन्हा जो हैं वे जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों ने इसके साथ साथ में भी तैयार करनी पड़ेगी। बात करते हैं भारत का प्रतिनिधित्व। अजीत सेठ कौन है? आर्थिक मामलों के सचिव हैं। स्विट्जरलैंड का प्रतिनिधित्व डिएनिएला स्टोफेल। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो सहयोग है, आपसी सहयोग है, जो द्विपक्षीय सहयोग है, उस सहयोग के अनुभवों को साझा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। भाई स्विट्जरलैंड की मुद्रा कौन सी है? करेंसी कौन सी है? स्विस फ्रैंक। राजधानी कहां है? बर्न। और गाय परमेलिन जो हैं वे स्विट्जरलैंड के वर्तमान में कौन है? स्विट्जरलैंड के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ये सारी जानकारियां जो थी आपको इस प्रश्न से भी मिल जाती है। जिसके बाद प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे कि ऑल इलेक्ट्रिक
मोटरसाइकिल ब्रांड, ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, ये जो बाइक है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बाइक है जिसके ब्रांड का नाम है लाइम वायर। लाइम वायर जो है ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? अब ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बाइक जो है ब्रांड जो है वो आपके सामने पेश किया है? तो ऐसी जो कंपनी बनी है वो बनी है हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन, देखिएगा हार्ले डेविडसन से थोड़ी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी कि 2019 में हार्ले डेविडसन ने घोषणा करी थी, उसके बाद में 2020 में भी ये घोषणा करी पहले शुरुआती 6 महीनों में कि ये भारत से अपना व्यापार जो है वो बंद कर रही है, लेकिन दोबारा से नवंबर दिसंबर में इसने घोषणा कर दी कि ये भारत में वापसी करेगी, और भारत में वापसी करेगी ये तो कर दी घोषणा, साथ साथ में अब इसने घोषणा करी है कि पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक बाइक को भी ये सामने रखेगी। अब देखिएगा बाकी 3-4 ऑप्शन से और देख लीजिए कि बजाज ऑटो की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? राहुल बजाज। राहुल बजाज जो है वे बजाज ऑटो के चेयरमैन है। उसके बाद में हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना कब हुई? 1984 में। 1984 में इसकी स्थापना हुई। सीएमडी यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ तीनों पद पर कौन है? पवन मुंजाल। पवन मुंजाल है। मारुति सुजुकी की स्थापना कब हुई थी? 1981 में, जिसके चेयरमैन है आरसी भार्गव। तो ये सारी जानकारियां हमें इस ऑप्शन से मिल जाती है। जिसके बाद प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न में देख लीजिएगा कि हार्ले डेविडसन ने ये बाइक रखी है सामने जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बाइक है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बाइक है जिसकी पूरी स्पेसिफिकेशन जो है वो आप लोगों के सामने है। उसके बाद में देखिएगा 15.5 किलोवाट की इसमें बैटरी लगी है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको यहां से बता देता हूं। उसके बाद देखिएगा कि हार्ले डेविडसन ने ये करने का उद्देश्य क्या है? भाई इलेक्ट्रिक बाइक जो आपको सौंपी है या इलेक्ट्रिक बाइक ब्रांड पेश किया है उसको पेश करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अगली जो युवा पीढ़ी है, जो जवान बच्चे हैं उनको, और दूसरी बात ये कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के रूप में उनको जागरूक करना, जो चालक हैं कि भाई युवा पीढ़ी को जागरूक करना, साथ साथ में पर्यावरण के साथ में सहानुभूति दर्शाने के लिए उनको सभी चालकों को आकर्षित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस ब्रांड का जो अनावरण है वो तो 2019 में कर दिया। देखिए ये जो ब्रांड है ये पेश तो कर दिया था 2019 में, 2019 से ही ये कार्य चल रहा था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अब ये मार्केट में आ गई। अब ये जो बाइक है ये अब मार्केट में आ चुकी है। समझ में आई ना बात? उसके बाद हार्ले डेविडसन के बारे में बात कर लेंगे कि इसके सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो जोचेन जाइट्स जो है वे इसके सीईओ है। स्थापना 1903 में हुई थी। वाशिंगटन अमेरिका में इसका मुख्यालय है वर्तमान में। तो ये सारी जानकारी आपको मिली। उसके बाद में देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 8 कि महतारी दुलार योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू करी है? अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि महतारी दुलार नामक ये जो योजना है ये शुरू करी है? तो यहां से देख लीजिएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ जो है वो इस प्रश्न का आंसर सही रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? पंजाब के मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो तीनों के बारे में मुख्यमंत्री पढ़ लिए। साथ साथ में एक ध्यान रखिएगा पंजाब और हरियाणा दोनों, पंजाब और हरियाणा की बात कर रहा हूं, दोनों 1 नवंबर 1966 को दोनों अलग होकर के अलग अलग राज्य बने थे। उसके बाद देखिएगा इस प्रश्न की और जानकारियां कि ये जो योजना है ये उन बच्चों के लिए शुरू करी गई है जिनके कोरोना वायरस में जिनके माता पिता नहीं रहे हैं या जो अनाथ बच्चे हैं उन सभी के लिए ये योजना शुरू करी गई है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति महीने वार्षिक प्रति महीने जो है उनको वित्तीय सहायता करी जाएगी। साथ साथ में 9 से 12 तक के बच्चों को 1000 रुपए, 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9 से 12 क्लास तक के बच्चों को 1000 रुपए की प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और साथ में उन बच्चों को शिक्षा का वित्त पोषण यानी कि उन बच्चों के शिक्षा में जितना भी खर्चा रहेगा, जो बच्चे अनाथ हैं उन सभी की शिक्षा का खर्चा भी कौन उठाएगा? छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। ये सारी बातें भी आपको यहां से मिल जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9
कि माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, पहली भारतीय महिलाएं कौन बनी है जिसने कि माउंट पुमोरी को फतह कर लिया है। तो माउंट पुमोरी को फतह करने वाली कौन महिला है, देखिएगा यहां से हम पढ़ेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब उपरोक्त दोनों रहेंगे इसका आंसर, मतलब कि बलजीत कौर साथ साथ में गुणबाला शर्मा दोनों ने ही मिलकर के पुमोरी जो माउंट एवरेस्ट के साथ में ही जो चोटी है नेपाल तिब्बत पर स्थित, उसको फतह कर लिया है और भारत की पहली बनने वाली, इस फतह करने वाली पहली महिलाएं दोनों बनी हैं। साथ साथ में बात करेंगे उपरोक्त दोनों, इसका आंसर सही है। बछेंद्री पाल कौन है, बछेंद्री पाल वो महिला है वो भारतीय महिला जिसने एवरेस्ट की चोटी को पहली भारतीय महिला जिसने कि एवरेस्ट चोटी को फतह किया था। कब किया था, 1984 में, 1994 में, 1984 में उन्होंने ये जो माउंट एवरेस्ट है इसको फतह कर लिया था। तो ये जानकारी आपको मिली, देखेगा ये आप लोगों के सामने फोटो भी है। साथ में एवरेस्ट पर्वत समूह के हिस्से वाली चोटी को पार करने वाली, फतह करने वाली पहली जोड़ी भी बनी है। पहली महिला तो है ही दोनों, साथ साथ में वो पहली जोड़ी ग्रुप के तौर पर भी पहले तौर पर वो भारतीय पहुंची है। अब माउंट पुमोरी के बारे में देख लीजिएगा कि नेपाल में स्थित पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 7,161 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई नहीं ऊंचाई है। साथ साथ में पुमो का अर्थ क्या होता है कि लड़की या बेटी। पुमो देखो दो शब्दों से बना है ना, पुमो और एक है री। पुमो का मतलब होता है लड़की या बेटी, री का मतलब क्या होता है पहाड़, मतलब पहाड़ की बेटी, मतलब इसे कहेंगे इसे एवरेस्ट की बेटी के नाम से भी माउंट पुमोरी को जाना जाता है, एवरेस्ट की बेटी के नाम से। ये आपका जीएस का एक और प्रश्न तैयार होता है कि माउंट पुमोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या एवरेस्ट की बेटी जो है वो कौन सी माउंट है, कौन सी चोटी है, तो कौन सी है, माउंट पुमोरी। तो ये प्रश्न आपने तैयार करना है। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, कौन सा ऐसा बैंक है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी लाइसेंस रद्द करने का अधिकार होगा किसको रहेगा, केवल और केवल आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसी बैंक को अनुमति देनी है कौन देगा, आरबीआई देगा। बैंकों को लोन देना है कौन देगा, आरबीआई देगा। ये सारे काम आरबीआई के होते हैं। कितनी मुद्रा जारी करनी है कौन काम करेगा, आरबीआई करेगा। ये सारे काम आरबीआई के हैं। तो अब लाइसेंस रद्द कर दिया, लाइसेंस किसका रद्द कर दिया, कौन सा ऐसा बैंक है, तो यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मतलब ये कि इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सी जानकारी देखिएगा, कराड़ जनता सहकारी जो बैंक है इसका भी रद्द कर दिया गया था, लेकिन अभी नहीं किया गया है, बल्कि इसका कब रद्द किया गया था, 2020 में रद्द किया गया था। दोनों शुरू के जो ऑप्शन है दोनों का लाइसेंस जो है वो आरबीआई ने रद्द कर दिया है, आरबीआई ने ये लाइसेंस दोनों का ही रद्द कर दिया है। इसका 2020 में किया था, लेकिन यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का कब कर दिया है, अब कर दिया है, हाल ही में कर दिया गया है। केरला ग्रामीण बैंक 2003 में स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है, मलापुरम, जो कि केरल में है। और साथ साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में स्थापना हुई थी, चेयरमैन कौन है, हसमुख अधिया। तो ये सारी जानकारियां जो है हमने चारों ऑप्शन से पढ़ी। अब बात करते हैं कि जो यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक है ये कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित है, पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित है। साथ साथ में देखिएगा कि क्यों कर दिया, क्योंकि इस बैंक के पास में पर्याप्त पूंजी नहीं थी और आगामी कमाई की संभावनाएं जो थी वो भी नहीं थी, कि ना तो पूंजी थी ना ही साथ में आगे आने वाले समय में भी पूंजी आने की, पैसा आने की, धन आने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। और कब से इसका परिचालन शुरू कर दिया, तो 13 मई से इसने अपना कार्यभार भी बंद कर दिया है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, आपको समझ में आ रही होगी। और अगर आपको समझ आती है तो आप लोग इसके पीडीएफ को ले लीजिएगा, यहां पर मैं शेयर करता हूं। साथ साथ में आपको पता होना चाहिए इनका जो लिंक है वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।